नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कहते हैं कि जिंदगी एक इम्तिहान है। हर आदमी को रोज नए नए इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस इम्तिहान का पर्चा कभी लीक नहीं होता, इसलिए दुनिया चल रही है। पर सोचिए कि जब एग्जाम का पर्चा लीक होता है तब स्टूडेंट्स पर क्या बीतती है। और दुर्भाग्य से भारत में पेपर लीक पिछले कई सालों से एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। हाल ही में जिस तरह से नीट और नेट एग्जामिनेशन को लेकर जो सवाल उठे, नीट का जो पर्चा जो रद्द कर दिया गया, माफ कीजिएगा रद्द नहीं किया गया, नीट का जो पर्चा लीक हुआ, नेट का पर्चा जो है रद्द कर दिया गया, उसको लेकर करीब करीब 24 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोचिए 24 लाख युवा, बहुत बड़ी संख्या होती है। आज दो टूक में इस बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर अब वक्त आ गया है। भारत को एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना ही होगा जिसमें युवा अपना भविष्य सुरक्षित देख सकें। मैं इस विषय पर आता हूं, लेकिन उससे पहले एक और विषय पर आपको जानकारी भी देना चाहता हूं, बात भी करना चाहता हूं, क्योंकि आज देश भर में नीट परीक्षा को लेकर जो तमाम आंदोलन हो रहे थे, जो तमाम प्रदर्शन हो रहे थे, उनकी खबरें आती रही। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये तमाम खबरें जो हैं मीडिया में छाई रही। इन तमाम खबरों में एक खबर जो है वो आ नहीं पाई। मुझे लगता है वो खबर भी आपको जाननी चाहिए, और वो खबर ये है कि इस देश का वो विपक्ष, वो नेता, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं की, इस देश का वो विपक्ष और वो नेता जो लगातार अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंढोरा पीटते हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि मीडिया को आजाद होना चाहिए, वो अपनी बात पर कितना अमल करते हैं और जो वो कहते हैं उसमें उनका खुद का कितना भरोसा है, कितना यकीन है, आज ये बात शीशे की तरह साफ हो गई। और आज पूरा विपक्ष और वो राहुल गांधी जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, मीडिया की आजादी की बात करते हैं, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। जब कर्नाटक की पुलिस, ध्यान से सुनिएगा, कर्नाटक की पुलिस कर्नाटक से सादी वर्दी में यूपी में, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में एक यूट्यूबर पत्रकार अजीत भारती को गिरफ्तार करने आ जाती है। यह बड़ी शर्मनाक खबर है। यूट्यूबर पत्रकार अजीत भारती के खिलाफ पहले एक एफआईआर लगाई जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है, वो भी कर्नाटक में, यह कहते हुए कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक फेक न्यूज फैलाई। और एफआईआर दर्ज होने के बाद सादी वर्दी में कर्नाटक के 3 पुलिसकर्मी यूट्यूबर अजीत भारती के घर पर उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। यूट्यूबर अजीत भारती के घर में उनकी पत्नी है, उनका छोटा नवजात शिशु है, लेकिन पुलिस को इससे क्या मतलब है? पुलिस आई थी उनको गिरफ्तार करने, लेकिन पुलिस ने बेसिक जो कह सकते हैं ना, जो नियम कानून होते हैं उसको तक फॉलो नहीं किया कर्नाटक पुलिस ने। स्थानीय पुलिस को, लोकल थाने को सूचित करना जरूरी होता है, लेकिन कर्नाटक की पुलिस ने, कर्नाटक के पुलिसकर्मियों ने स्थानीय पुलिस को, नोएडा की पुलिस को सूचित भी नहीं किया और सीधा अजीत भारती के घर उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस को यह पता चला, उत्तर प्रदेश की पुलिस आई और उन तीनों पुलिसकर्मियों को अपने साथ ले गई। अब कर्नाटक की पुलिस कह रही है कि हम तो अजीत भारती को नोटिस सर्व करने आए थे, पर यूट्यूबर पत्रकार अजीत भारती ने सवाल उठाया कि वो कर्नाटक जहां पर लगातार हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम, दूध के दाम, हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जनता के ऊपर लगातार बोझ डाला जा रहा है, लगातार टैक्स उनके बढ़ाए जा रहे हैं, और वहां पर वहां की पुलिस, 3 पुलिसकर्मी कर्नाटक से नोएडा तक आते हैं सिर्फ एक नोटिस सर्व करने के लिए। यह जनता के पैसे की बर्बादी नहीं तो क्या है?
और दूसरा सवाल यह भी है कि यह तानाशाही नहीं तो क्या है? जो बात अजीत भारती ने अपने YouTube चैनल पे कही थी, वो वही बात है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के 32 साल तक नेता रहे, उन्होंने यह बात कही थी और उसी बात को अजीत भारती ने दोहराया और उसको लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और कर्नाटक की पुलिस गिरफ्तार करने आ गई। राहुल गांधी जी 49 साल पहले, अभी 26 जून 25 जून आ रही है, 25 और 26 जून की रात इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया था। तो अब इसी तरह से पुलिस बिना किसी को बताए, बिना सूचना दिए लोगों को गिरफ्तार करने की धड़धड़ाती पहुंच जाती थी। उन दिनों की याद मत दिलाइए, ये हमारा निवेदन है। पत्रकारों को, यूट्यूबर पत्रकार हों, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी दीजिए। अगर आपको लगता है फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाई, तो वो आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर भी लगते हैं। आप बीजेपी पर लगाते हैं, वो आरोप बीजेपी आप पर लगाती है। अगर इस तरह से फेक न्यूज़ को आधार बनाकर गिरफ्तारियां होंगी तो फिर क्या होगा? हालांकि फेक न्यूज़ किसी को भी नहीं फैलाने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन संविधान खत्म हो जाएगा, देश में चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी दोबारा से सरकार में आ गए तो। ये सब भी तो फेक न्यूज़ थी। अगर फेक न्यूज़ फैलाने के दोषी अजीत भारती हैं तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और आप सब लोग इसके दोषी हैं। सवाल यह है, उनके लिए भी कोई सज़ा होगी क्या? उनके खिलाफ भी क्या कोई FIR लिखी जाएगी? ये सवाल मैं आज दर्शकों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, कांग्रेस के लिए छोड़कर जा रहा हूं। और चलिए अब मैं विषय पर आता हूं। मैंने कहा कि इस देश के 24 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य इस तरह से अंधकार में नहीं डाला जा सकता कि पेपर लीक हो जाएं और उसके बाद उन्हें समझना है क्या किया जाए। यह पेपर लीक एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गया है। जिस तरह से नीट के मामले में, जिस तरह से यह पूरा का पूरा मामला हुआ, जिस तरह से एक्सपोज हुआ, पेपर लीक हो गया था, कई लोगों को इसकी तैयारी करा दी गई थी, लाखों रुपए इसमें ले जा रहे थे और लाखों रुपए एक व्यक्ति से लिए जा रहे थे। अनुमान है कि अगर इसी तरह से कई लोगों से पैसा लिया गया तो यह राशि करोड़ों में पहुंच जाती है। और आज लगातार देश भर में इस मुद्दे पर प्रदर्शन होते रहे, आंदोलन होते रहे, लोग सरकार से उनकी जवाबदेही तय करने की बात करते रहे। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला, सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार अगर पेपर लीक की समस्या को नहीं सुलझा पा रही है तो फिर इसे क्या मानना चाहिए। उधर बीजेपी मैदान में आई और बीजेपी ने कांग्रेस के राज में वो पेपर लीक गिना दिए। लेकिन सवाल ये नहीं कि बीजेपी कांग्रेस, ये राजनीति जो है, मुझे लगता है ये मामला राजनीतिक जरूर हो गया, लेकिन इस मामले को राजनीति से अलग हटकर सोचने की जरूरत है। और इसीलिए देर शाम HRD मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि पेपर लीक के मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, जिसमें इस बात की कोई गुंजाइश ना हो कि पेपर लीक की कोई आशंका बनी रहे, ऐसा सिस्टम बनाने के लिए सरकार काम करेगी। यह बात धर्मेंद्र प्रधान ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी तमाम जो है उसको लेकर एक समिति बनेगी और इस पर गहन चर्चा होगी और रास्ते निकाले जाएंगे कैसे इसे एक फुल प्रूफ सिस्टम बना सकते हैं। तो राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल यह है इस राजनीति के बीच हमें एक रास्ता निकालना होगा, वो रास्ता जो युवाओं का भविष्य सुरक्षित करे और पेपर लीक जैसी राष्ट्रव्यापी समस्या से निपट सके। आज दो टूक में इसी पे बात करेंगे। इससे पहले आज जो राजनीतिक बयानबाजी हुई, जरा उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि इस मामले के तार गुजरात से भी जुड़े हुए हैं और बिहार से भी। और बिहार में तो इस मामले के तार सीधा सीधा तेजस्वी यादव से जुड़ रहे हैं, जिसको लेकर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री ने एक बड़ा सबूत भी पत्रकारों के सामने रख दिया। जरा देखिए इसे।
पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। आपने देखा होगा कि कल भी प्रोएक्टिवली जब सरकार को पता चला कि नेट के एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां हो सकती है तो उसको तुरंत तरीके से रद्द करके सीबीआई तक उसकी जांच को सौंप दिया गया। अब मैं आज पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से व्यवस्थाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ रही है, तब राहुल गांधी आकर इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर, शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी सियासत करते हैं। और अगर एपिसेंटर किसी को बनाना है पेपर लीक का, तो बड़े ही स्पष्टता से कहूंगा कि ये पेपर लीक की पूरे देश में अगर कोई जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसकी राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार थी। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण। हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाए। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीय अभियंता को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया कि ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अभियंता को भी बता दिया था यूनिवर्सल काउंटिंग का। किसके नाम से बुक हुआ रूम? हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHI की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में NTA के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, NTA के संबंध में कई विषय सामने लाया है। NTA की स्ट्रक्चर, NTA की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल
उसको और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो सरकार कह रही है जीरो एरर की परीक्षा करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और एनटीए जैसी जो एजेंसी है उसकी पूरी ओवरहॉलिंग की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम चीज़ें कही हैं, लेकिन सवाल फिर यही है कि ये बीमारी तो राष्ट्रव्यापी है, पूरे देश में है। देश में अलग अलग जगह हम देखते हैं गाहे बगाहे अक्सर जो हैं, कभी इसका कभी उसका, इस तरह के पेपर लीक होते रहते हैं। क्या इसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है, कोई ऐसी नीति बनाई जा सकती है कि ये पेपर लीक जैसी समस्या से हम निजात पा सके? इसी पर चर्चा करेंगे। आज 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का मैं परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है शिवम त्यागी। मेरे साथ तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान हैं। मेरे साथ अभिनंदन बोकारिया हैं। अभिनंदन बोकारिया जी एबीवीपी के जो हैं वो सदस्य हैं, एबीवीपी के नेता हैं। और मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं बिहार से। मैं सबसे पहले शुरुआत जो है इस डिबेट की, मुझे मालूम है जैसे मैं डिबेट शुरू करूंगा राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा, छीछा लेदर होगी, सवाल उठेंगे और सवाल उठने भी चाहिए। डेमोक्रेसी में सवालों से किसी को डरना नहीं चाहिए। लेकिन मैं शुरुआत फिर भी अभिनंदन बोकारिया आपसे करना चाहता हूँ। अभिनंदन बोकारिया, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और एबीवीपी को भी मैं देख रहा था लगातार एबीवीपी इस पूरे मामले को लेकर के सवाल उठा रही थी, एबीवीपी इस मामले पर प्रदर्शन कर रही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सीधा सीधा मेरा सवाल ये है कि अब जबकि शिक्षा मंत्री ने एक आश्वासन दिया है, क्या कुछ आपको लगता है कि इस आश्वासन से क्या आपको कुछ भविष्य की कुछ संभावनाएं दिखती हैं? क्या कुछ संतुष्टि होती है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बयान है और बयान बनकर रह जाएगा? नहीं सर, वो जैसा आपने सवाल किया है उस पर से मैं इतना ही सीधा कहना चाहूंगा, जो जिस तरह से हमारी मीटिंग हुई है धर्मेंद्र प्रधान सर से भी, और उस समय पर भी जो चर्चा हुई है वहां पर साफ इसी एजेंडा से हम लोग गए थे कि सर हम आपकी तरफ जनता के रिप्रेजेंटेटिव होकर आए हैं। हमें एक ही चीज चाहिए, वो है इंसाफ। बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है एनटीए की लापरवाही की वजह से, बहुत ज्यादा ही हल्के में इस एग्जाम को कंडक्ट किया गया है, ऐसा हम लोगों को लगता है। और अगर एनटीए को एक राष्ट्रीय स्तर की इतनी क्रेडिबिलिटी वाली पोस्ट या इतनी बड़ी एजेंसी बनाया जाता है और अगर वो इस तरीके का बर्ताव करते हैं तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इस पर हम लोगों ने एक नाराजगी व्यक्त की थी और यूनियन मिनिस्टर से ये भी बात की थी कि सर हमें इस विषय में सीधा थर्ड पार्टी एक सीबीआई जांच चाहिए। और एबीवीपी ने सूरत में 9 जून से एक आंदोलन शुरू किया था और उसी के बाद देश भर में हमारा आंदोलन चल रहा है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी आशा है कि जल्द से जल्द ऐसी आगे कोई चीज ना हो, इस पर सरकार काम करेगी। और ऐसी आशा के साथ हम लोग आगे और भी वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की तरफ से इस पर एक्शन लिया जाता है। ओके, आप वेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पर जो कुछ अभी जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों का डेलीगेशन मिला बेटा शिक्षा मंत्री से, तो सवाल ये कि जो कुछ आप लोगों ने डिमांड्स रखी थी, वो डिमांड्स जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो डिमांड आपको फुलफिल होती दिख रही हैं? सर, हम लोगों ने डिमांड रखने के इस पर ना कि सिर्फ प्रेजेंट सिनेरियो पर हमने कुछ बात रखी थी, हमने इसके सॉल्यूशन के रूप में आगे बात रखी थी कि सर जहां पर हमारी रिसर्च में हमको पता चला है कि एनटीए में कहीं ना कहीं एक मैन पावर की कमी है, तो हमने ये भी चीज रखी थी कि सर जो भी दोषी है उन पर तो कार्रवाई चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ आगे जो एक कमी है परमानेंट स्टाफ की, उस पर भी अगर नजर दे सरकार और उसमें परमानेंट स्टाफ का एंट्री किया जाए तो अच्छा रहेगा। और सबसे मेजर चीज तो यही है कि हमें जांच चाहिए। अभी जैसे तत्परता से यूजीसी नेट का जो एग्जाम था उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही सरकार ने एक प्रोएक्टिवली एक्शन लिया, उन्होंने एग्जाम कैंसिल करवा दिया। थोड़ा बहुत हमें एक तसल्ली है कि हाँ, कहीं ना कहीं सरकार इस चीज पर अब सीरियसली काम कर रही है।
क्योंकि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हुआ करती थी, जो आज एक नेशनल ठग एजेंसी या फिर नेशनल थिएटर एजेंसी स्टूडेंट्स के बीच में बनती जा रही है। तो हाँ, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि कल रात में सरकार ने एक एक्शन लिया प्रोएक्टिवली, थोड़ा सा एक रिलीफ है, बट इससे भी ज्यादा और हम लोग अपेक्षा रख रहे हैं सरकार से। अभी सरकार से अपेक्षा रखना और रखनी भी चाहिए। स्टूडेंट्स का मामला है, युवाओं का मामला है। लेकिन शिवम त्यागी, अभी तक जो है आपकी सरकार पर आरोप लगता था कि भाई आप युवाओं को जो है रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अब ये सवाल भी लग रहा है, ये आरोप भी आज तो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा किया कि आप लोग एक एग्जाम तक नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए अशोक जी, जहां तक राहुल गांधी के बयान और आरोप की बात है, तो मैं मानता हूं कि इस विषय पर सबसे पहले हम राजनीति करना चाहेंगे नहीं, और राजनीति इसलिए भी नहीं क्योंकि विषय स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। मेरी आवाज को आ रही है, इसे एक बार जरा थोड़ा प्लीज ठीक करा दीजिएगा। ओके, जरा मेरी टेक्निकल टीम जरा देखे। जो वो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल हाँ, वो जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जो वो कह रहे हैं वैसा सच नहीं है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की स्थितियां पिछले कुछ समय से रही है, जिस तरह की पेपर से संबंधित विषय रहे हैं, अगर नेट का विषय रहा तो सरकार ने तुरंत ही जो है उसको रद्द करके और उसको सीबीआई जांच के लिए दे दिया। और अगर हम बात नीट की करें तो 24 लाख स्टूडेंट्स जो हैं परीक्षा में बैठे थे। हाँ, 7-8 सेंटर्स में जरूर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही है और उसके तार किस तरीके से अलग अलग जगह पर जुड़ रहे हैं, लेकिन विश्वसनीयता की जो बात है कि वो पेपर नहीं करा पा रहे हैं। पिछले ही साल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1,30,00,000 छात्रों के पेपर्स जो हैं सक्सेसफुली कराए गए। कहीं कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आई, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अब आज जो ये स्थिति है, अगर हम करंट की बात करें तो हाँ जरूर इसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा परेशानी रही, और इसको लेकर सरकार का एक विषय और स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम इस देश के छात्रों के साथ हैं, हम इस देश के एक एक छात्र के साथ हैं। विषय चाहे कोई भी हो, मामला चाहे कोई भी हो, किसी भी बच्चे का कोई भी सिचुएशन, स्थिति, साल कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। और बस हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो भी होगा, हर किसी पर, एक एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहां पर जो एक चीज हो रही है, मैं उस चीज को भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हालांकि आपने वो बाइट चलाई भी सबसे पहले। जिस तरीके से बिहार से स्थिति निकल कर आई है, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही सोचने वाली है। अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री का पीए जो है एक पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को एनएचएआई के गेस्ट हाउस में कमरा दिलाकर और बिठाकर पेपर लीक कराएगा तो उस पर सवाल जवाब जरूर होंगे, बख्शेंगे हम किसी को भी नहीं। अगर आज हालात ये है कि सिकंदर यदुवंशी को प्रीतम सिंह जो है, जो तेजस्वी यादव के पीए हैं, अगर वो कमरा दिला रहे हैं ये जानते हुए कि वो आदमी पहले भी एक बार शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल जा चुका है और इसी तरह की स्थितियां रही हैं, तो माफ कीजिए, उनको भी इस चीज को देखना पड़ेगा। अगर बात करूं मैं इसके अलावा प्रदीप ढाका, जो 20 से ज्यादा पेपर लीक का विषय राजस्थान में रहा, उन पेपर लीक में वो पूरे तरीके से किंगपिन रहा, उसको बचाने के लिए सलमान खुर्शीद जो है कोर्ट में पहुंच गए कि उसको बचाना है, और फिर वो भारत जोड़ो यात्रा में अगर इनके साथ चल रहा है, तो आप किस मुंह से और किस लाइन से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता और एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश के युवा का भविष्य सुरक्षित है और हम किसी भी तरह के व्यक्ति को, कोई भी कितना भी पॉलिटिकल पहुंच का व्यक्ति हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री का पीए हो और चाहे वो राहुल गांधी का करीबी हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हमने 2000 मैं तो अभी इस पैनल की अगर मैं बात करूं तो मेरा ख्याल जो है ज्यादा उम्र मेरी नहीं है, मैं खुद अभी कॉलेज से कुछ समय पहले ही निकल कर आया हूं। हमने देखा है 2014 से पहले किस तरीके से जो है सीए की परीक्षा जो है, भर्ती जो है लीक हो जाती थी, किस तरीके से बीएड के पेपर लीक हो जाते थे, किस तरीके से सीटेक के पेपर लीक हो जाते थे। हम उस स्थिति में नहीं जाएंगे, किसी भी हद तक नहीं जाएंगे, और जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व होगा उसको एक एक को निकालेंगे और सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। ठीक है, आपने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने फिर भी जो है कई राजनीतिक बातें की, और जाहिर सी बात है जब राहुल गांधी ने की तो उसका मैं आपको भी उसको लेकर रिबटल करने का मौका मैंने आपको दिया। लेकिन और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राजनीति तो इस पर हो ही रही है, क्योंकि चारों तरफ से अगर कोई पेपर लीक लगातार होंगे तो राजस्थान में अगर होंगे, तो जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, यूपी में हुए तो जो है समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। तो सब पार्टी जहां जहां मौका मिलता है इस मामले को उठाती है और उठाना भी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ राजनीति के लिए होता है कि समाधान के लिए होता है, ये जानना जरूरी है। तारिक खान जी,
ये समस्या जो है उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखी और देश भर में। अभी फिलहाल ये जो पूरा मामला है, मैं उत्तर प्रदेश पर भी आऊंगा, लेकिन ये जो पूरा मामला है इसको लेकर आपको क्या लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, हर राज्य में हर तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य जो है वो चौपट हो रहा है, वो खराब हो रहा है। तो क्या इस पर सभी पार्टियां मिलकर के एक राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं क्या? कभी राय मांगी इन्होंने हम लोगों से? कभी पूछा कि बताइए क्या हो सकता है? नहीं, ये तो रिवाइंड में चलेंगे, 12 में ये हुआ था, 13 में ये हुआ था, 14 में ये हुआ था। अरे छोड़िए भाई, क्या हुआ था अभी स्टूडेंट का क्या होगा? कभी इन्होंने कहा ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं? कभी कहा? मैं उत्तर प्रदेश से ही शुरू करता हूं। योगी साहब मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर है, कोई यहां चोरी और कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए यहां पर कोई जांच नहीं होती, कुछ करते ही नहीं है वो। कभी बुलाए विपक्ष को, हम जवाब देंगे। 2017 में पहला उत्तर प्रदेश का पेपर लीक हुआ था दरोगा भर्ती, उसके बाद 18 पेपर लीक हो चुके, एक एक नाम लिखे बैठा हूं, और आखिरी वाला कांस्टेबल भर्ती पे आके खत्म हुआ। बीच में यूपीटीईटी है, बीएड है, 12वें का एग्जाम है, सब है। अफेक्टेड लोग जानते हैं कितने हैं? तकरीबन 2 करोड़। अब एक बात बताइए, पेपर लीक हुआ और पेपर रद्द हो गया, फिर उन 2 करोड़ बच्चों का हुआ क्या? ये बताइए। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, नेपाल की सरकार आके बताई। इन 2 करोड़, अभी जो बता रहे थे कि 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का पेपर कराया, और उन जो 2 करोड़ बच्चों का, सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं, सब कुछ यूपी के संदर्भ में है। क्या हुआ उनका? दरोगा भर्ती से 2017 में पहला पेपर लीक स्टार्ट हुआ। अब एक अहम बात सुनिए, जो ये गुजरात की कंपनी है एडुटेस्ट, इसमें जो विनीत आर्या जो हैं, जो इसके मालिक हैं, इससे पहले बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में 2007 में इनका घोटाले में नाम आ चुका कि इन्होंने पेपर लीक कराया था, फिर भी इनको ठेका दिया गया। इसको क्या कहते हैं? आदतन अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर। इसमें सरकार इन्वॉल्व है। क्यों दिया गया विनीत आर्या को, जब 2004 में इसका नाम बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के घोटाले में आ चुका है पेपर लीक में, फिर भी इसकी कंपनी को पेपर छापने का ठेका दिया गया। फिर दूसरा 2021 का जो टीईटी का पेपर था, इसमें एक कंपनी है RSM फिनसर्व लिमिटेड, इसके मालिक है राय अनूप प्रसाद। ये जानते हैं क्या काम करती है? फरीदाबाद में बियर डिस्ट्रीब्यूट करती है। आई एम शेमफुल, मुझे शर्म आ रही। इस कंपनी की एक भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। दूसरी जगह से इसने प्रिंटिंग प्रेस का ठेका देकर प्रिंट करवाया। 13 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों का ठेका दिया। बियर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी। क्यों दिया भाई? क्यों दिया? बियर बनाने वाली कंपनी ठेका लेगी। अब आप पूछ रहे थे सोल्यूशन ना, सोल्यूशन यहीं पे। ये जो पूरा सचिव से लेकर बोर्ड जो होता है, बोर्ड से लेकर इनके मंत्री तक पैसा खाते, उनको पैसा मिलता है। पैसा पेपर छापने वाली जो ये कंपनी है एडुटेस्ट, ये कहती है, इसकी वेबसाइट पे लिखा है कि ये 1200 इम्तिहान करा चुकी है। सबकी जांच होनी चाहिए। ये आदमी तो रुपया लेके अमेरिका चला गया, जैसे बाकी लोगों को भेजा गया जॉब के, लेके निकल लो। अब आप पूछेंगे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है। क्यों? बहुत साधारण सा सोल्यूशन है, मैं बताता हूं। सरकार ने रोड बनाई, सड़क बनाया, गैस चूल्हा दिया, क्रेडिट लिया, नोटबंदी किया, क्रेडिट हमने किया। वेरी गुड, आपका क्रेडिट है, आपने किया। चोरी हुई, पेपर लीक हुआ, नहीं, एनटीए जिम्मेदार है। वो अधिकारी कुछ हमारे चोर हैं। वी आर नॉट कल्प्रिट्स। अधिकारी चोर है। वी हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द नेशन। कोई जिम्मेदारी नहीं। अधिकारी चोर है, हम चोर नहीं। आप चोर हो, क्योंकि आपके संरक्षण में ये अधिकारी जो सचिव था, जो बोर्ड का, इलाहाबाद बोर्ड का, वो इसका दोस्त था राय अनूप प्रसाद, और मंत्री और इन सब लोगों ने मिलकर वहां से पेपर लीक कराया। और जब वहां पर पुलिस पहुंची तो जहां बियर डिस्ट्रीब्यूट होती थी वहीं पेपर रखा हुआ। तारिक खान जी, आप बार बार सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 2 चीज़ और गिना। मुझे नहीं मालूम शिवम जी को आवाज़ मिल रही है नहीं, क्या शिवम जी आपको सुन पा रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ उनके साउंड में प्रॉब्लम हो रही है। शिवम जी पता नहीं अगर सुन नहीं पा रहे तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, मैं नहीं जानता। आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है, लेकिन गेस्ट की आवाज नहीं आ रही है। मैंने बोला है, मेरे साथ जो कैमरामैन है, मैंने उनको बोला एक बार प्लीज दोबारा से। भैया अगर इस तरह से डिबेट कैसे होगी? तारिक आवाज बिल्कुल क्लियर। ओके, आपकी मेरा जरा टेक्निकल टीम से कहूंगा, ऐसे डिबेट कैसे होगी? तारिक खान जी ने जो है एक लंबी फेहरिस्त रख दी आरोपों की। मैं शिवम जी से कैसे रिस्पॉन्ड कर लूंगा अगर तारिक खान के आरोपों पर वो सुन ही नहीं पाएंगे? अगर आप
पैनल जरा अगर चेक कर ले, इसको ठीक कर दे, तो मुझे लगता है डिबेट में ठीक से आगे बढ़ा पाऊंगा। तारिक खान जी, आपने तमाम बातें कही, मैं उन सब बातों को ठीक है, मैंने कहा कि वो तो शिवम त्यागी उसका जवाब देंगे अगर वो सुन पाएंगे तो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप बार बार कहते हैं सोल्यूशन की बात, और 4 चीजें गिना देते हैं। आपने बहुत सारी चीजें गिना दी, ठीक है, आपके पास जो फैक्ट्स हैं वो सही होंगे, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आप भी बड़े जो है ना बड़े सेलेक्टिव तरीके से सारी चीजें गिनवा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार आई तभी पेपर लीक होने शुरू हुए। 40 से ज्यादा पेपर लीक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी हुए थे, 40 से ज्यादा पेपर लीक। और आज जो पेपर लीक में आपने सबके नाम गिनवा दिए, लेकिन आप अपनी सहयोगी पार्टी के व्यक्ति का नाम गिनवाना भूल गए जो बिहार में पकड़ा गया। ये ठीक है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अल्टीमेटली एजेंसी जो है सरकार कंट्रोल कर रही है, तो वहां कुछ भी पेपर, लेकिन लग तो साफ रहा है कि इस हमाम में जो है सब नंगे हैं, और कोयले की दलाली में हर व्यक्ति, आपने कहा मंत्री ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है, इसमें तो लग रहा है कि हर पार्टी जो है जहां जहां जिसको मौका मिल रहा है हाथ साफ कर रही है। कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं, माफ कीजिएगा, आप सब लोग युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं। जिसकी जहां सरकार आती है वहां वो जो है मौका लगते ही जो है काम कर देता है, क्योंकि सबको आदत लग गई है इसमें जो है कट मनी लेने की। मैं 5 सेकंड का रिस्पॉन्ड कर दूं। बिहार में सरकार किसकी? समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की। आप है सरकार, रोका क्या हम लोगों ने? अरे सर मेरी ठीक है सरकार, मैं तो कह रहा हूं मोटे तौर हमने रोका नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर उस सरकार में जो सिस्टम है उसमें सेंध लगाने वाले आपकी सहयोगी पार्टी के भी तो हैं। तो आज तेजस्वी यादव जी का नाम आया, कल को पता चलेगा आपके किसी करीबी का नाम होगा, तो इसमें पता नहीं इस हमाम में कितने लोग नंगे हैं। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, आप लोग सेलेक्टिव होकर नाम लेते हैं, दिक्कत ये है मुझे। देखिए सुनिए, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, बीजेपी के साथ हमारे साथ कुछ गलत हुआ है हमारे सरकारों में, हम तुरंत मान लेते, हम कहते हैं हाँ गलत हुआ होगा, जनता ने रिस्पॉन्ड भी किया उस पर, शायद हमें बाहर कर दिया सत्ता से। लेकिन जब हम इनसे कहते हैं आप गलत हो, तो ये कहते हैं हम परफेक्ट हैं, और भगवान ईश्वर कहते हैं कोई परफेक्ट नहीं, ये कहते हैं हम परफेक्ट, हमारे अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती। हम कहते हैं भैया चोर लोग बैठे हैं अगल बगल, उनको पहचानो, लेकिन ये कहेंगे जब अपने ही बता देंगे कि ये बगल वाला मेरा ही चोर है, बगल ही वाला, तो एक गलत मैसेज जाएगा। अजीज खान, तारिक खान जी, बड़ा वैलिड सवाल है आपका। उनके बगल में चोर बैठा है, उनको नहीं पता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपके बगल में चोर बैठा है, आपको पता चला? आपने उस चोर के बारे में कुछ इलाज किया जो चोर आपका बिहार में पकड़ा गया? देखिए सुनिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मुझे सर एक मिनट, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं जब से देख रहा हूं ये पूरा मामला जो शुरू हुआ, मैं बार में बहुत ये बीमारी, और फिर मैं कह रहा हूं ये बीमारी किसी एक स्टेट तक, किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में हर राज्य में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, कहीं पर बीजेपी सरकार में हो रहा है, कहीं कांग्रेस सरकार में हो रहा है, कहीं किसी और पार्टी की सरकार में हो रहा है। अरे तमिलनाडु में जो है पेपर लीक हुए, वहां किसकी सरकार थी? कांग्रेस और डीएमके की। तो मैं ये कह रहा हूं हर पार्टी जो है इस मामले में नाकारा साबित हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, दूसरे के पाप गिनाने में बड़ा मजा आता है। मैं कहता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या आप लोग आईना देखते हैं? मैं एक प्रपोजल रखता हूं, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम को बुला लें, पूर्व सीएम राय ले लें, और वहां प्रधानमंत्री जी भी बुला लें, ऑल पार्टी मीटिंग की, भैया बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि युवाओं पे न करे राय किया किसी ने। आप तो हमारे पीरियड की गिना रहे हो कि तुमने ये किया था, वो किया था, जीवन पीछे चलेगा, 2014 में जाएगा कि हम 26 में जाएंगे? क्या बात करते हैं भाई, युवाओं के भविष्य की बातें बुलाओ, कहीं आइए बैठ के चर्चा कर। नहीं आएंगे क्या? ना आए तो हमारे मुंह पे आप हमको ठीक है, ओके, मैं इस बात पे रिस्पॉन्ड लूंगा। शिवम जी, क्या वो जो कह रहे हैं कि भाई सबको बुलाइए तो सही, अब आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है सबको। अगर कोई एक राष्ट्रीय समस्या है, इतने लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जहां जहां सरकार है बुलाइए तो सही, सबको बुलाइए, सॉल्यूशन निकालिए। नहीं, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई बुलाइए तो सही, उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे रहा कि सर्वदलीय बैठक। लेकिन ये प्रॉब्लम तो सर्व भारत की है। जिस सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं सबके समय की है। उस जमाने में 2014 से पहले तो इस बारे में चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं थे। अलग अलग एजेंसीज अलग अलग पेपर कंडक्ट कराती थी और वो उसके बाद पेपर लीक हो जाते थे। इसी वजह से तो ये कहा गया था कि भाई इस तरह के बड़े पेपर्स को कंडक्ट कराने के लिए एक एजेंसी की जिम्मेदारी तय की जाए और इसको हर किसी की जिम्मेदारी तय करने के बाद इनको कराया जाए। कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से नेट का विषय रहा
वहां पर जो है डार्क वेब पर पेपर के कुछ मिलान हुए, और इसके बाद अगर मैं बात करूं 24 लाख के पेपर्स में 7 से 8 सेंटर्स पर दिक्कत आई, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मानते नहीं है, बिल्कुल मानते हैं, परेशानी आई है, बिल्कुल साफ कहा गया है कि दिक्कत हुई है। लेकिन एक चीज बताइए ना मुझे, जो सरकारों में रह चुके उनके पीए पेपर लीक वालों को बिठा कर पेपर लीक करा रहे हैं। अब ये कल पता चला अखिलेश यादव जी को बुला लिया, अखिलेश यादव जी का पीए पेपर लीक कराने लगे, फिर कहेंगे ये देखिए भाजपा ने करा दिया। मैं कहता हूं आज अगर इनके पास कोई सुझाव है तो दे, प्रवक्ता यहीं बैठे हुए हैं ना, अखिलेश जी से मिलते भी होंगे, और जाहिर है पढ़े लिखे प्रवक्ता नहीं, मेरा एक शिवम जी, मेरा एक इंटरवेंशन है। देखिए टेलीविजन डिबेट में तो मुझे नहीं लगता कि कोई सुझाव भी देता है, मतलब इस तरह से। फिर कह रहा हूं कि ठीक है, ये वो तो कह रहे हैं, तारिक खान कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकारों ने अगर गड़बड़ किया, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में 40 पेपर लीक हुए तो भाई हमको लोगों ने सत्ता से हटा दिया ना। अब आप सत्ता में हैं, आपने एजेंसी बनाई, ठीक है, लेकिन अभी भी वो बीमारी रुकी नहीं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ तो आप पहल तो कीजिए, कहीं लोगों को बुलाइए तो सही, बैठिए तो सही, तब हो सकता है कोई सोल्यूशन निकले। बेशक अशोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात से भी मतलब चाहे आंशिक रूप से ही सही सहमत। लेकिन इसके साथ साथ एजेंसी के अलावा हमने और काम करने के लिए कानून भी खड़े किए। बावजूद मैं कहता हूं कि हाँ पेपर में जो है कहीं ना कहीं नेट के पेपर में लीक हुआ और उसकी चीजों को जो है रद्द करके जो है वहां पर सीबीआई को जांच दी गई। जांच इसीलिए दी गई कि उसमें फ्लॉज कहां है, उसमें दिक्कतें कहां हैं, उनको ठीक किया जाए। और इसमें बदलाव भी किया हमने, सजा में भी हमने जो है खुद से अदर से कानून बनाकर सबसे पहले इस चीज को इंश्योर किया कि सजा जो मिले वो कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक की मिले। मिनिमम इन पर जो है फाइनेंशियल बर्डन हो, अगर इन पर कानूनी कार्रवाई हो तो इन पर 1 करोड़ कम से कम जो है इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाने चाहिए। 1 करोड़ रुपए की तो कम से कम इनको वो देनी पड़े, वो भी हो। इसके साथ साथ मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो जांच का एजेंडा है वो यही है कि किसी भी तरीके से इसकी तह तक पहुंचा जाए, कौन पॉलिटिकल आदमी, कौन गैर पॉलिटिकल आदमी, कौन यहां पर घुसकर कौन सिस्टम को बार बार खराब करने की कोशिश कर रहा है। जांच का एजेंडा ही वो है। लेकिन बावजूद उसके मैं मानता हूं कि अगर कोई भी क्रेडिबल सुझाव इनके पास है तो जैसे आज राहुल गांधी फॉर दैट मैटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, मैं मानता हूं राजनीति वो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुझाव के तौर पर वो क्या कहकर गए कि मध्य प्रदेश और गुजरात जो है इसका अड्डा बन गया पूरी तरीके से पेपर लीक का, जबकि उन्हीं के राज्य राजस्थान में भी इससे ज्यादा पेपर लीक हुए। कांग्रेस वाले इसमें निकल कर आ रहे हैं। उधर वो महिला जो है पटेल, उनका वीडियो जो फर्जी वीडियो है, आरुषि पटेल, उसका फर्जी वीडियो आज भी जो है प्रियंका जी के ट्विटर वॉल पर पड़ा हुआ है। अरे भाई, तो सिस्टम को ठीक करने को आप मदद करना चाहते हैं, आइए करिए ना। एक दूसरे राज्य को गाली देने से क्या फायदा होने वाला है? हम तैयार हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। तारिक खान जी मैं मौका दूंगा, मैं ऋषि शंकर मिश्रा जी आपके पास भी आ रहा हूं इसके बाद, क्योंकि बिहार तक इसके जो है सूत्र जो है इसकी तार जो है बिहार तक जो है पकड़ी जा रही है, तो इसलिए ऋषि शंकर मिश्रा बिहार से हैं तो मैं उनके पास भी आऊंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। फिर कह रहा हूं कि लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है, इस पर जो भी रास्ता निकले, मुझे लगता है एक मजबूत रास्ता निकालने, एक कंस्ट्रक्टिव और एक फुल प्रूफ सिस्टम हमको बनाने की जरूरत है, एक देश के तौर पर, एक नेशन के तौर पर। यह हमारी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन ठीक है, राजनीति होती है तो डेमोक्रेसी में वो भी होती है, वो भी मंजूर है, लेकिन राजनीति से कुछ नतीजा निकले, मुझे लगता है बेहतर ही होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। रिलैक्स,
and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है, and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में जिस तरह से नीट परीक्षा को लेकर जो तमाम जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। परीक्षा में जो है पेपर लीक हुआ, ये बात सामने साफ हो चुकी है। कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, बिहार से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले के जो तार हैं वो कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। और आज जो है सरकार की तरफ से कहा गया किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इस पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग कराई जाएगी और किसी भी तरह से जीरो जो है वो एरर हो, ऐसी परीक्षा आयोजित हो, इसको लेकर सरकार जो है कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इस बीच एक खबर और आई है, इस वक्त जो ताज़ा खबर मुझे मिल रही है वो ये कि सीबीआई ने इस बीच जो यूजीसी जो नेट परीक्षा है इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने यूजीसी नेट परीक्षा मामले में केस दर्ज कर लिया। आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इसकी परीक्षा कल रद्द कर दी गई थी और इसी को लेकर सीबीआई ने आज एक कदम उठाया है। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा जो हुई थी वो उसको रद्द कर दिया गया था और उसी को लेकर सीबीआई ने अब ये बड़ा कदम उठाया है। तो साजिश और धोखाधड़ी का मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और चलिए इसी को लेकर अब जो डिबेट चल रही है, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तारिक खान जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शिवम त्यागी मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा हैं और साथ साथ अभिनंदन बोकारिया हैं, छात्र नेता हैं अभिनंदन बोकारिया। ऋषि शंकर मिश्रा, ये पूरे मामले के तार जो हैं वो बिहार तक पहुंच गए हैं और ये मामला जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले के तार जो हैं वो जब बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार के पूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उनके पीए का नाम आ गया है, तो ये मामला बिहार तक जो है पहुंचा, ये साफ तौर पर दिख रहा है। क्या कुछ निकल कर आ रहा है, ताज़ा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? देखिए अशोक जी, देखिए 2-3 बातें हैं उस पर गौर फरमाने की जरूरत है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, पूरे सिस्टम में झोल है और जिस झोल को खत्म करने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। जितने तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अब यदि राजस्थान में होता है तो क्या कांग्रेस सरकार जिम्मेवार नहीं है? वो ढाका का कांग्रेस या अशोक गहलोत से क्या संबंध है? इस बात में भी कांग्रेस को रखना चाहिए। मैं आपके सवाल पे आता हूं, क्योंकि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी आरोप और प्रत्यारोप का जो मतलब एक होता है कि जो आरोप गेम जो चलने लगता है जब डिबेट तो शुरू होते हैं अशोक जी, तो इस पे चाहे आप बीजेपी से पूछिए या समाजवादी पार्टी से पूछिए या कांग्रेस से पूछिए, वो अपने पे जिम्मेवारी यानी क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने का गेम शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल, सबसे पहले सवाल ये है कि 5 मई को नीट की परीक्षा होती है, DY पाटिल स्कूल केंद्र से अनुराग यादव की गिरफ्तारी होती है। अनुराग यादव ने ये स्वीकार किया कि सिकंदर कुमार यादवेंदु, अमित आनंद और नीतीश कुमार ये पेपर लीक में थे। हमें वह पेपर
एग्जाम से एक दिन पहले दे दिया गया और हूबहू वही पेपर परीक्षा के दिन आया। उसके बावजूद भी एग्जाम को रद्द क्यों नहीं किया गया? ये मामला 5 मई को ही है। अनुराग यादव की गिरफ्तारी और कबूलनामा जो है 5 मई को ही है। नंबर 1। नंबर 2, जब कोई ये खबर आ जाती है और पेपर भी है, मैं आपको अशोक जी ये बताऊं कि जो पेपर आए थे और जो उस अनुराग यादव के घर से पेपर मिले, दोनों को मिलाया गया सेम थे। उसके बावजूद भी एचआरडी मिनिस्ट्री यानी धर्मेंद्र प्रधान ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। कुछ दिन पहले आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान सुना होगा कि पेपर लीक नहीं हुए। नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल एनटीए के चेयरमैन साहब से है कि नीट की परीक्षा लीक होती है 5 मई को। 18 जून को, आप समझ जाइए इतने बड़े अंतराल के बाद 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा ये होती है। जिस एनटीए चेयरमैन के जिम्मे इतने महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की जिम्मेवारी होती है, क्या उस व्यक्ति की जिम्मेवारी तय नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। ये प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी से केंद्र सरकार को इतना प्यार और मोह क्यों है? जिस व्यक्ति के जिम्मे इतने महत्वपूर्ण एग्जाम कराने की जिम्मेवारी है और वो आदमी पेपर सही से करा नहीं पा रहा है, पेपर लीक हो जा रही है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको पद मुक्त कर देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल मेरा बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब से है, नीतीश कुमार से है, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के। प्रीतम कुमार पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रीतम कुमार आप सचिव है, यानी वो बिहार सरकार के कर्मचारी है, बिहार सरकार के अधिकारी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के रिलेटिव हैं, यादवेंदु कुमार, क्या कहते हैं, सिकंदर कुमार यादवेंदु, और सिकंदर कुमार यादवेंदु ही गेस्ट हाउस की व्यवस्था करते हैं। आज विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो सरकार क्या हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? प्रीतम कुमार पे कार्रवाई कौन करेगा? इसमें जो आप बात कह रहे हैं ना ऋषि शंकर मिश्रा, आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं यही इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि मुझे लगता है कि इस कोयले की दलाली में जो है ना सबके हाथ काले। मैं इसलिए क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि इसमें एक सवाल और सामने आता है। सवाल यह आता है कि लाखों स्टूडेंट्स हैं जो लोग शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा एक ऐसे स्टूडेंट का केस लेकर ट्वीट करती हैं जो फर्जी है। और अब बीजेपी कह रही है कि यह सीधा टैक्टिक्स थी, जो तेजस्वी यादव का जो पूरा कनेक्शन था और जो विपक्ष की तरफ से जो कुछ चल रहा था, उनके जो पूरे लोग घुसे हुए थे, उनको व्हाइट वॉश करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने फर्जी ट्वीट किया। तो सवाल तो ये उठेंगे ना, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं लाखों स्टूडेंट थे, उसमें से एक फर्जी केस ही क्यों, जिसको लेकर हाईकोर्ट भी कहती है कि ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है। मैं प्रियंका गांधी से आपके माध्यम से, देखिए हम निष्पक्ष बोलते हैं, प्रियंका गांधी से आपके माध्यम से सवाल है कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ, आपने अशोक गहलोत सरकार की कितनी बार आलोचना किया? आप कोई भी घटना होती है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं। पेपर लीक जो हुआ राजस्थान में, उसको लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस से किसी भी नेता का बयान दिखा दीजिए। इसी तरह शिवम भाई से मेरा सवाल है कि आप एनटीए के चेयरमैन को क्यों बचाना चाहते हैं? जब 5 मई को पेपर लीक हुआ तो मंत्रालय ने क्यों नहीं माना कि पेपर लीक हुआ है? धर्मेंद्र प्रधान की क्या मजबूरी है कि उन्होंने ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है? जब वह पेपर अनुराग यादव के घर से मिलता है। शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरू में धर्मेंद्र जी ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि भाई अभी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा, और जब पहले से ये चीजें मिली। और दूसरी बात ये कि एनटीए के चेयरमैन आखिर क्यों नहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है ना। देखिए बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जब तक जांच एक बार पूरी हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक की फिक्स की जाएगी। एक एजेंसी से पेपर कराने का सिर्फ एजेंडा ही ये था, 13 भाषाओं में पेपर कराने का, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी सिचुएशन आसान करने का एजेंडा ही ये था। सिलेबस को 15% तक कम करने का एजेंडा ही ये था कि बच्चों पर किसी तरह का प्रेशर ना आए। लेकिन आज अगर वहां पर 7 से 8 सेंटर्स में लेकर कोई परेशानी आती है तो उसमें जिम्मेदारी सबकी फिक्स करी जाएगी, कोई बचकर नहीं जा सकता, और उस दायरे से कोई बाहर नहीं है। बस एक बार जांच हो जाए। और रही बात जो है पेपर रद्द करने की, जब हमें नेट में थोड़ा सा भी सिचुएशन लगी और डार्क वेब पे लगा कि पेपर के कुछ अंश मिल रहे हैं, जैसा अभी तक कहा जा रहा है, तो तुरंत उसको रद्द कर दिया गया। इसमें कोई ईगो की लड़ाई हो सकती है क्या? बच्चे इस देश का भविष्य है, हम सबका भविष्य है, और मैं तो मानता हूं सभी के घरों में बच्चे हैं, सभी की जिम्मेदारी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है।
हाँ बोलिए ऋषि जी, बोलिए बोलिए। और इसका तो सीधी सीधी बात है कि इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है। और दूसरा यह भी है कि सिर्फ इतना सा विषय है कि एक बार हमें क्लैरिटी आ जाए, जांच आ जाए। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान जी का, आज भी उन्होंने आकर कहा कि भाई हम बच्चों के साथ हैं, विषय साफ है। एक बार मामला कोर्ट के सामने है, कोर्ट उस पर कोई भी फैसला सुनाएगा, हम पूरे तरीके से कार्रवाई से बचकर जा ही नहीं सकते। अगर बचते तो नेट के पेपर को क्यों रद्द किया जाता, उसकी जांच क्यों सीबीआई को दी जाती। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, हम किसी की बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने वाले नहीं है सलमान खुर्शीद की तरह। हम किसी फर्जी स्टूडेंट की फर्जी वीडियो बनाकर ट्वीट नहीं करने वाले हैं। हमारा कोई पीए उठाकर जो है वहां पर पेपर लिखवाने वालों को जो है कमरा बुक करके नहीं देने वाला है। अगर इस देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो जो बन पड़ सकता है वो सब करेंगे, कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। कानून हमने सख्त किया, लेकिन हाँ इस बात को भी मैं सहज स्वीकार करना चाहता हूं कि जरूर कहीं ना कहीं परेशानी रही, जिसकी भी वजह से रही उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ओके ऋषि जी, सवाल है कि एक जांच चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो शायद उसका इंतजार करना चाहिए और हो सकता है वहीं से कोई रास्ता निकले। देखिए, सरकार में हमें भरोसा है, धर्मेंद्र प्रधान जी में हमें भरोसा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को क्या ये नहीं करना चाहिए कि जो एनटीए का चेयरमैन है, जब तक जांच चल रही है उनको पदमुक्त कर दिया जाए? क्यों? जिन पे आरोप है वही उस पद पर रहेंगे। आरोप तो उनपे भी है ना। एनटीए के चेयरमैन तो वही हैं, उन्हीं के जिम्मे परीक्षा कराने की जिम्मेवारी थी। और मैं बताऊं एक बात करके खत्म करूंगा कि बिना राजनीति घालमेल का, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान हालत की बात हो अशोक जी, बिना राजनीति घालमेल का ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं हो सकता। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, खत्म करूंगा। रंजीत डॉन का नाम याद होगा आप लोगों को, आप अशोक जी पुराने पत्रकार है, शिवम जी को नहीं याद होगा। रंजीत डॉन जो 2002 या 2000 में मेडिकल पेपर लीक किया था, और आज भी रंजीत डॉन के प्रयोगशाला के कई डॉक्टर इंडिया में घूम रहे हैं। और आम लोग उस डॉक्टर क्या इलाज करते होंगे वो आम लोग ही जानते होंगे जो उससे पीड़ित होंगे। आज रंजीत डॉन किस पार्टी में है, किस पार्टी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, विषय से विषयांतर हो जाएगा। रंजीत डॉन 2002 में मेडिकल पेपर लीक के मास्टरमाइंड था। सर ऋषि शंकर मिश्रा, आप जो कह रहे हैं ना, मैं उस बात को बार बार यही उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें तो और हर जगह बिना पॉलिटिकल पेट्रोनेज के, अब वो पॉलिटिकल पेट्रोनेज कहां तक है, किसकी है, किस पार्टी की है, और कोई पार्टी इससे अछूती तो दिख ही नहीं रही ना। मैं तो यही बात में सवाल इसलिए बार बार उठा रहा हूं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोल्यूशन क्या है इस पर। लेकिन अभिनंदन कुछ इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर शिवम जी मैं आपके। अभिनंदन जी कहिए, बोलिए। सर, मैं एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे तो इतना कुछ राजनीतिक ना अनुभव है, ना मेरा इसमें कुछ पार्ट है, लेकिन तीनों प्रवक्ताओं ने, तीनों विद्वानों ने जो अभी तक सारी बातचीत की है, उस पर मुझे ऐसे लगता है जो हमारी सबसे पुख्ता मांग है कि इस पर सीबीआई जांच हो। शिवम जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सब हो गया है, वहीं पर बातचीत चल रही है, यहाँ ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस त्वरित जो इमरजेंसी में जिस तरीके से प्रोएक्टिवली सरकार ने यूजीसी नेट का पेपर रद्द करके सीबीआई में उसका भी केस दर्ज करवाया गया, मुझे ऐसा लगता है कि नीट का भी नीट यूजी 2024 इसकी भी जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। और इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि शंकर जी ने जैसे कहा कि जहां जहां पर जिस इंसान का नाम आता जाता है, उन्होंने सच में, मैं भी इनकी बात से एक समर्थन देना चाहूंगा कि उन लोगों ने अपना जो भी अभी डेजिग्नेशन है वो छोड़ देना चाहिए। डेफिनेटली अगर वो उस डेजिग्नेशन पे रहते हैं, वो पावर्स उनके पास होती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके से उस चीज का वो यूज बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर जांच जल्द से जल्द सरकार ने करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। और साथ जो लोग ने ये आगे जो लोग सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो नहीं रुकनी चाहिए, लेकिन अगर काउंसलिंग प्रोसीजर नहीं रुकती है और इसी काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान जिन लोगों ने ये सारा घपला किया है, ये जो धांधली की है, इसमें अगर वो लोग आगे सक्सीड कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे देश भर के स्वास्थ्य क्षेत्र पर बहुत ही बुरा परिणाम पड़ सकता है। मुझे लगता है इस पर भी एक करना चाहिए। ओके तारिक खान जी 30 सेकंड सिर्फ मेरे पास समय नहीं, आपका आखिरी कमेंट 30 सेकंड। देखिए पीए जिम्मेदार है, पीए की जिम्मेदारी आ गई, चलिए ठीक है, मान लिया कि पीए इन्वॉल्व था, ये वो आपकी सरकार है, अब करना चाहिए। लेकिन यहां जिस कंपनी को आपने ठेका दिया तो सरकार जिम्मेदार। क्या डबल स्टैंडर्ड,
सरकार जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। आप शराब बनाने वाली कंपनी को ठेका दे रहे हैं, पेपर छापने का सरकार जिम्मेदार नहीं है, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है, ये क्लीन चिट है। 2017 से पहले के यूपी के पेपर लीक के नाम बताइए। मैं सारे इनके पेपर लीक के नाम लिख के रखा हूं, कौन कौन से हैं, मुझे मेरे टाइम के पेपर लीक के नाम बता दीजिए। सर अभी मैं मेरे पास एक मिनट सर, मेरे पास अभी सुनिए मेरे पास अभी समय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं तारिक जी, मुझे नहीं पता आप मेरे से आयु में छोटे या बड़े हैं, मुझे यह जाना है, मैं भी क्योंकि यूपी से ही बिलोंग करता हूं। जब राजनाथ सिंह नकल विरोधी कानून लेकर आए थे ना, यूपी में जिस तरह से नकल मार मार के बच्चों को पास कराया जाता था, मुझे पता है। और जब वो नकल विरोधी कानून लेकर आए थे तो सबसे ज्यादा हल्ला समाजवादी पार्टी ने मचाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि नकल मारने वाली प्रक्रिया चलती रहे। तो उस डिटेल में मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इस पर जरूर डिबेट करूंगा। शिवम जी, आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड में। जी शिवम जी, 30 सेकंड जल्दी से। शिवम जी, नहीं, मुझे लगता है शिवम जी तक आवाज नहीं जा रही। मेरी टेक्निकल टीम जो है शिवम जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचा पा रही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अंत में इतनी बात कहूंगा कि इस पूरे मामले में सभी लोग शामिल है कहीं ना कहीं, और ये जो है इसको लेकर अब एक कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक ऐसा सोल्यूशन जो स्टूडेंट्स का कम से कम भविष्य जो सुरक्षित कर सके। इस मामले में हमें जो है जरूर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। वो रास्ता कहां से निकलेगा, ये सबको मिल बैठ के तय करना है। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार। कल आपसे मुलाकात होगी।